हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आपका जो LLB थर्ड सेम के बच्चे हैं, ठीक है, और BLLB जो 5 सेम के बच्चे हैं, ठीक है, इन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को जानते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट जो है प्रॉपर्टी लॉ होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। यह जो है आपका प्रॉपर्टी लॉ जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बात की जाए तो ये इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि संपत्ति अंतरण का एक सब्जेक्ट है, या जो आपका इसका मतलब ही संपत्ति अंतरण होता है। संपत्ति अंतरण क्या होता है, क्या कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी धाराएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक बार एक करके वीडियो आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका संपत्ति क्या होता है, ठीक है। और अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें चल संपत्ति आपका क्या होता है, ठीक है, इसमें परिभाषा, आपके उदाहरण क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वाद भी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम अचल संपत्ति पढ़ेंगे जिसमें परिभाषा, उदाहरण, महत्वपूर्ण वाद और महत्वपूर्ण धारा पढ़ेंगे। इसके आगे कुछ हम MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संपत्ति आपका क्या है। तो संपत्ति की बात की जाए मतलब प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपका कुछ भी हो सकता है जिसका आप एहसास कर सके, वह भी प्रॉपर्टी हो सकती है। इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा कहीं पे बताई नहीं गई है। इसकी परिभाषा संपत्ति अंतरण की अधिनियम में कहीं पर भी नहीं गई, ठीक है। मतलब ऐसे जो संपत्ति अंतरण आपका अधिनियम होता है, इसमें संपत्ति की कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है। अगर जो आप वहाँ पे संपत्ति की परिभाषा नहीं है, इसका क्या मतलब है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, तो वो चीज़ संपत्ति हो जाएगी। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो आपको देखना होगा। संपत्ति का अर्थ क्या है, सभी प्रकार की संप्रदायों से है, चाहे चल हो या अचल हो, या फिर मूर्त हो या फिर अमूर्त हो, चाहे चॉइस इन पोजेशन हो या चॉइस इन एक्शन हो, या रियलिटी हो या फिर पर्सनालिटी हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती, मतलब आप जिस चीज़ का जो है एहसास कर सकते हैं, आपका जिस चीज़ से लगाव हो सकता है, वो आप जो है संपत्ति हो सकती है, वह आपकी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर जो फीलिंग की बात की जाए तो फीलिंग भी आपके जो संपत्ति में आ सकता है, क्योंकि अगर जो आपके साथ जो है कोई भी हर्ट करता है तो वो भी आपकी एक संपत्ति, वहाँ पे अब जो है चीज़ें होती हैं। अगला आपको जो है चीज़ें देखी जाए, इस अर्थ में सभी अधिकार व सभी हित किसी भी संपदा में प्राप्त हो संपत्ति कहलाएंगे। मतलब आपके सभी अधिकार, आपके चाहे जो भी अधिकार हो, चाहे आपके ह्यूमन राइट्स हो या फिर आपका मूल अधिकार हो या फिर कुछ भी हो, अगर जो आपका किसी भी चीज़ से हित भी आपका जुड़ा है तो वह भी आपका जो है संपत्ति में आएगा। इंटरेस्ट मतलब आपका, जिसे आपका इंटरेस्ट जो है बुक्स में हो सकता है, आपके जो है मोहल्ले में हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, आपका जो है किसी देश में हो सकता है, जैसे आपका इंटरेस्ट हो कि हमको US घूमना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो संपत्ति होगी। अचल संपत्ति, जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति दो प्रकार की संपत्ति होती हैं, ठीक है। संपत्ति अचल भी हो सकती है और चल भी हो सकती है, मतलब मूवेबल हो सकती है और अनमूवेबल हो सकती है, ठीक है। चल संपत्ति, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में सबसे बड़ी बात ये जो यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है कि अचल संपत्ति में घास, उगती फसलें व खड़े काष्ठ नहीं आते। खड़े काष्ठ का मतलब जो है बांस आपका होता है, जैसे बड़े बांस होता है, या फिर जो है खड़े काष्ठ में और भी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपका अचल संपत्ति में जो है नहीं आते। इसीलिए आप लोग जानते हैं, जब अगर जो आप लोग पेड़ की कटवाई करवाते हैं तो उसके लिए परमिशन बनवाना होता है, लेकिन वहीं पे अगर जो आप जो है काष्ठ काटते हैं, काष्ठ मतलब बांस अगर जो काटते हैं तो वहाँ पे आपको जो है परमिशन नहीं बनवाना होता है। इस चीज़ को लेकर, ये काष्ठ वाली बात को लेकर आपके जो है संसद में जो है आपके गृह मंत्री ने भी जो है एक भाषण दिया था, तो उन्होंने बोला था कि काश आपकी अचल संपत्ति आती है, इसलिए इसके लिए परमिशन जरूरी नहीं है, ठीक है। आप उनका गृह मंत्री जी का जो है भाषण अगर जो कहीं चेक करिएगा तो वहाँ पे उन्होंने बोला था, ठीक है। संपत्ति मोटे
तौर पर जो है उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जिनका स्वरूप व स्थिति हो, मतलब जिनका स्वरूप व स्थिति हो। अगर जो मोटे तौर पर देखा जाए ना, तो यहाँ पे जैसे अगर जो यहाँ पे चीज़ें देखी जाए तो जैसे कोई भी चीज़ है जिसका स्वरूप है, जैसे वाटर है, इसका स्वरूप है, ठीक है, तो भी आपकी जो है हो सकती है। हाँ, और अगर जो यहाँ पे टेक्निकल भाषा में अगर जो आप आएंगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि जिसका स्वरूप व स्थिति हो। अगर जो ऐसे बात आप वाटर की करेंगे तो वाटर का आप लोग जानते हैं कि जो है साइंस में बोला जाता है इसका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है, इसकी कोई स्थिति नहीं, या जिस बर्तन में डाला जाता है उसका भाग जो है ग्रहण कर लेता ना, तो इस हिसाब से अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ें यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर यहाँ पे बात बताई गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पे संपत्ति की परिभाषा आप लोगों को डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ जैसे डेडलाइंस यहाँ पे बना दी गई हैं, इस सीमा बना दी गई ना, तो इस सीमा के अंदर की चीज़ें आपकी संपत्ति हो जाएंगी। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे जिनका स्वरूप व स्थिति हो, तो यहाँ पे अगर वाटर की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग वाटर यहाँ पे फिर संपत्ति नहीं होगा, लेकिन वाटर आपकी संपत्ति है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। मोटे तौर पर यहाँ पे बात की गई है, ना कि जो है बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पे बोला गया है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, संपत्ति के अधिकार भी संपत्ति है, मतलब आपका संपत्ति के अधिकार आपकी क्या संपत्ति, जैसे आपके पास फोन है तो उसके ऊपर आपका जो है पूरा अधिकार है, ठीक है। तो आपका जो पूरा अधिकार है तो इसका जो अधिकार होगा वह भी आपकी संपत्ति होगा, मतलब जो आपका अधिकार है, आपका अधिकार भी आपका संपत्ति होगा, ठीक है। आगे आपका जो व्यक्ति हो सकता है या फिर व्यक्ति में ही हो सकता है, जैसे आपका क्या, जैसे चीज़ें बोली जाए कि आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स पे आपका अधिकार है और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का अधिकार, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें संपत्ति हो सकती हैं। आप भी जो वहाँ पे संपत्ति हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, और आपके पेरेंट्स जो संपत्ति हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। इन्हें पर्सनल या प्रोपर्टी अधिकार कहते हैं। पर्सनल मतलब जैसे आपका अधिकार अपने पेरेंट्स पे है तो पर्सनल अधिकार हुआ ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला आपका जो पॉइंट है वह जो है क्या है, ठीक है, इनके जो है इनके अतिरिक्त रेस नलियस एवं रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम, ये चीज़ें दो चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे एमसीक्यू आपको क्वेश्चन बनेगा कि रेस नलियस का क्या मतलब होता है और रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम का क्या मतलब होता है, ठीक है। दोनों से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, रेस कमर्शियम वो चीज़ें होती हैं जो व्यापार योग्य नहीं होती, जैसे मानव शरीर, विनिर्दिष्ट वस्तु या फिर बीवी या फिर बच्चे, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये व्यापार योग्य नहीं होती है। रेस नलियस वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपका एकाधिकार नहीं होता, जैसे आपका सूरज है, आपका सूरज की रोशनी है, ठीक है, मतलब लाइट्स, ठीक है, आपका चंद्रमा है, तो इन सब चीज़ों पे जो है रेस नलियस में आती हैं, ठीक है। अब संपत्ति में मनुष्य की जमीन जायदाद शेयर कर्ज व चीज़ें उसकी संपत्ति हैं, ना कि उसकी जिंदगी या फिर आज़ादी या फिर इज्जत, मतलब ये सब चीज़ें जो है जमीन जायदाद शेयर कर्ज व सब ये सब चीज़ें उसकी संपत्ति हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी आज़ादी इज्जत ये संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, आधुनिक अर्थों में संपत्ति में केवल वो ही अधिकार बचे हैं जो प्रॉपर्टी हो और इन रेम हो, प्रॉपर्टी राइट्स इन पर्सोनम या फिर जो है अब लॉ ऑफ अब ऑब्लिगेशन में आएंगे, मतलब ये क्या होता है, जो आपका पर्सोनम आएगा ये आपका लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन में आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता, मतलब लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन जो है दूसरी चीज़ है और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका जो है इन रेम है आपका प्रॉपर्टी राइट्स है, किस आप जो है आपका लॉ प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। अतः फ्री होल्ड, लीज होल्ड या फिर पेटेंट, कॉपीराइट जो है संपत्तियां होती हैं। कॉपीराइट का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे किसी भी चीज़ का अगर जो आप जो है मान लीजिए आपका जो है सॉन्ग हुआ या फिर जो है आपका जैसे मान लीजिए आपका कोई सॉन्ग हुआ या फिर आपका जो है यहाँ पर सॉन्ग की बात की जाए या फिर जो है बात की जाए जैसे आपने कोई भी चीज़ अपनी बनाई है, तो जैसे सॉन्ग हुआ आपका या फिर पेटेंट हुआ या फिर मूवी हुई, कोई वीडियो हुआ, तो ये सब चीज़ें आपका कॉपीराइट में आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉपीराइट आपकी संपत्ति होती है। जैसे आपका ये यूट्यूब का वीडियो होते हैं, तो यूट्यूब के वीडियो अगर जो आप उठा के डालेंगे ना,
तो वहां पे आपका कॉपीराइट शो करता है, ठीक है। मतलब किसी की वो संपत्ति है, आप उसका जो है यूज नहीं कर सकते, ये सब कॉपीराइट में आ जाता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कॉपीराइट संपत्तियां हैं, ठीक है। कर्ज, फायदे या संविदाजन्य लाभ संपत्तियां नहीं है। जैसे आपका कर्ज है या फिर फायदा है, ये सब चीजें लाभ संपत्तियां नहीं होती हैं। दूसरे अर्थ में कारपोरल प्रॉपर्टी अब संपत्ति है। मतलब कारपोरल प्रॉपर्टी जैसे आपका जो है, जो कॉर्पोरेट वगैरह होता है ना, उन सब चीज़ों में जो है आपकी प्रॉपर्टी लगी होती है, जैसे आपका शेयर मार्केट वगैरह हुआ, तो वहाँ पे आपको संपत्ति होती है। सार्वजन पदार्थ आपके जो होते हैं या फिर जो है उनमें स्वामित्व का अधिकार भी संपत्ति जो है में आता है, क्योंकि पहले ये संपत्ति में नहीं आता था। आपका जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है ये सब संपत्ति में नहीं आते थे, लेकिन इस समय जो है ये सब संपत्ति में आते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, जैसे हाँ अभी कोई भी बात होती है, कहते हैं कि जैसे अभी दंगा हुआ था या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था यूपी में, जो है ये सब चीज़ें जो है अभी एनआरसी आई थी, तब ये सब चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की हो रही जांच, मतलब जांच भी हो सकती है, आपको जब्त भी हो सकता है। जैसे आप कोई इलेक्शन अगर जो लड़ते हैं तो इलेक्शन में क्या होता है, वहाँ पे आपको चल अचल संपत्ति सब जो है ब्यौरा नोट करवाना होता है, ठीक है। तो संपत्ति आपकी दो टाइप की होती हैं, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा ये नहीं है कि जैसे संपत्ति अगर जो यहाँ पे बात की जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि संपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति क्या होता है, चल प्लस अचल, ठीक है। अगर सोचो ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी तो बिल्कुल ये रॉन्ग हो जाएंगी। संपत्ति का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। संपत्ति और भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चल प्लस अचल प्लस और भी कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, तो वो चीजें संपत्ति हो पाएंगी, ठीक है। अगर जो सोचो चल ही और अचल ही संपत्ति केवल होगा तो वहां पे आप रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार, जैसे आप लोग जानते हैं या जो आपको हमने पहले भी पढ़ाया था कि संपत्ति का अधिकार जो पहले आपका मूलतः अधिकार था, ठीक है, आर्टिकल 31 में आपका आता था, लेकिन यहाँ आप जो है नहीं है, यह जो है निरस्त हो चुका है, ठीक है। और इसको कहाँ पे डाल दिया गया है, इसको जो है अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया है, ठीक है। अब यह संविधान का जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर यह आपका जो है कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार है। अगला आपका पॉइंट, भारतीय दंड संहिता में संपत्ति की सुरक्षा ठीक उन्हीं आधारों पर दी गई है जिस पर मानव जो है जीवित रक्षित है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इतना अधिकार नहीं दे दिया गया है कि आप जो है अपना जीवन जो है खो दो, भाई इतना दिया गया जिस पे आप जो है जी सके, ठीक है, जीवन आपका संभव हो, उतना ही आपको अधिकार दिए गए हैं, इतना आपको ज्यादा यहाँ पे विस्तृत अधिकार नहीं दिए गए हैं। संपत्ति की पहचान दो गुणों से होती है। प्रथम, वह ऑनरेबल होना चाहिए, मतलब वो किसी चीज की किसी के पास होना चाहिए, उस पर किसी का जो है स्वामित्व होना चाहिए। जैसे अभी कोई बोला कि ये सूरज हमारा है, तो सूरज उसका थोड़ा ना है, ये आपका जो है सन ये किसी का थोड़ा ना है, तो उस पर स्वामित्व नहीं है। ये सब चीजें जो संपत्ति में नहीं आती हैं। अर्थात क्या वह वस्तु किसी एक के स्वामित्व में आ रही है या फिर आ सकती है, ठीक है। अगर जो सन की बात की जाए तो वह किसी एक के स्वामित्व में नहीं आ सकती है ना, यदि हाँ तो वह संपत्ति है, यदि नहीं तो वह संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई। अगला आपका पॉइंट, रेल नलियस आपका क्या होता है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कोई स्वामी नहीं होता है, ये सभी की होती हैं। जैसे आपका सूरज हुआ, खुली हवा हुआ, ये किसी की ना होकर भी ये सभी की होती है। जैसे खुली हवा, बरसात का पानी, सूरज की रोशनी आदि, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अतः ये संपत्ति नहीं है। आपको ये समझ में आया होगा। अगला आपका पॉइंट, रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम क्या होती हैं, वो चीजें संपत्ति नहीं हो पाएंगी। इसमें वो वस्तुएं आती हैं जिनका व्यापार नहीं हो सकता, जो अंतरण नहीं की जा सकती, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दी जा सकती, जिनका स्वभाव ही व्यापार योग्य नहीं है, ऐसी वस्तुएं जो है स्वामित्व योग्य नहीं होती हैं। जैसे देश की सीमा, अगर जो आप जो है जानते हैं ना, जो है बाघा बॉर्डर अगर जो आप लोग जो है
लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो इधर जो है आपका जो है इंडिया है, इधर आपका पाकिस्तान है। और बीच की अगर जो आपकी ये सीमा है, तो ये ऐसा नहीं कि आप ये किसी की जो चीज़ है या फिर आपको जो है इसको जो आप बेच देंगे या फिर इसका स्वामित्व दे देंगे आप किसी को, नहीं, ये आपकी जो है संपत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी क्रॉस लाइन होती है, यहाँ पे आपका संपत्ति नहीं होगा। या फिर राष्ट्रीय ध्वज, अब सोचो कि आप तिरंगा को बेच देंगे या फिर ये सब चीज़ें होंगी, तो नहीं, वो आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको नहीं बेच सकते ये संपत्ति में, या फिर आप हस्तांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, राजपद आपका हुआ, राज मुकुट हुआ, राज सिंहासन हुआ, राजा की मुहर हुआ, ऐसी वस्तुएं हैं जो रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम है, मतलब उनका जो है वो कॉमर्शियम में आती है लेकिन अंतरणीय नहीं होती हैं, अतः संपत्ति नहीं है। ठीक है, और अंतरीणता दूसरा तत्व है जो संपत्ति का निर्धारक गुण है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यह है कि पहला गुण आपका क्या हुआ, पहला आपका गुण क्या हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको याद रखना होगा, ऑनेबल। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपका किसकी, प्रॉपर्टी लॉ की, प्रॉपर्टी लॉ में प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मीन्स होता है आपका संपत्ति और प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण। ठीक है, तो इसके संपत्ति के गुण क्या क्या होंगे, पहला आपका गुण क्या है, क्या जो है ऑनरेबल होना चाहिए, दूसरा आपका गुण इसमें हो जाएगा प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, दूसरा गुण आपका क्या हो जाएगा, या फिर जो है अंतरणीय हो। ठीक है, अंतरणीय। ठीक है, ट्रांसेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये दो जो है गुण हो गए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे ये चीजें आपका हो गई। ठीक है, अगली चीजें आपका जो पॉइंट आपके निकल के आएंगे वो है आपके कि इनके अंतर्गत हर भांति की जो है मूर्त संपत्ति आती है, वह संपत्ति होती है। मूर्त संपत्ति क्या होती है, वह संपत्ति जिस संपत्ति को हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, किंतु भूमि और वह चीजें जो भूबद्ध हों या फिर भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़े हों, इनका अंतर्गत नहीं किया जा सकता। मतलब जो चीजें जो है भूमि से जो है जुड़ी हो या फिर भूमि से अपना स्थायित्व रखती हो, ठीक है, उनका वो चीजें संपत्ति में जो है इनके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, किसके अंतर्गत, मूर्त संपत्ति के अंतर्गत वो चीजें नहीं आती। जैसे आपका जो है, जैसे ये आपकी जमीन हुआ, इससे आपकी कोई चीजें लगाव है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी जो है मूर्त संपत्ति में नहीं आएंगी, मूर्त संपत्ति में नहीं आती हैं। अगला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, चल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो चलायमान हो, अर्थात जिसका उपयोग कहीं पर भी किया जा सके, जैसे धन, आभूषण, बर्तन, घर का सामान, पशु पक्षी, गाड़ी इत्यादि, ये आपकी जो है चल संपत्ति में आती हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, चल संपत्ति में यह सभी जो है चलायमान संपत्ति आती हैं, अभी आपको बताया, जिन्हें हम किसी भी जगह ले जा सकते हैं। चल संपत्ति जो है हिंदी में हम चलायमान संपत्ति कहते हैं। चलायमान संपत्ति किसे कहते हैं, चल संपत्ति को हम जो है चलायमान संपत्ति कहते हैं। अगला आपका पॉइंट, दूसरी भाषा में जो संपत्ति भूमि से जुड़ी हुई नहीं होती है उन्हें हम चल संपत्ति कहते हैं, अर्थात जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं या फिर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, जो अचल संपत्ति होती हैं वह चल संपत्ति नहीं होती। आप लोग जानते हैं कि चल संपत्ति अचल नहीं हो सकती और अचल संपत्ति चल नहीं हो सकती। जंगम संपत्ति इस धारा के अंतर्गत सभी प्रकार की मूर्त, ठीक है, संपत्तियों तक ही सीमित है, किंतु भूमि तथा भूबद्ध वस्तुएं इनकी सीमा से परे हैं। मतलब जंगम वस्तुएं, जंगम किसे कहते हैं, चल संपत्ति को ही जंगम संपत्ति कहते हैं। यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि जंगम संपत्ति किसे कहते हैं, तो वहां पे आपका चल संपत्ति हो जाएगा। ठीक, तो चल संपत्ति वो संपत्तियां होती हैं जिनका भूमि से जो है मतलब नहीं होता, वो आपकी जो है चल संपत्ति हो जाएंगी। ठीक है, मूर्त संपत्ति या फिर कॉर्पोरल संपत्ति, प्रॉपर्टी वो होती है वह संपत्ति जिनकी इंद्रियों या सेंस द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अमूर्त जो है संपत्ति क्या होती है, इन कॉर्पोरल क्या होता है, वह अधिकार मात्र है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस धारा में दी गई परिभाषा जो है विस्तृत नहीं है, मतलब धारा में आपकी जो है इसका जो है ऐसा कहीं पे विस्तृत डिफाइन नहीं किया जो है चल होगा या अचल होगा, ये ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे विस्तृत डिफाइन नहीं है। ठीक है, अमूर्त संपत्ति को इसको बात की जाए तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। दलदल में नमक उत्पन्न करना जंगम संपत्ति, मतलब आप लोग जानते हैं जैसे
दलदल होता है, ठीक है, मिट्टी में दलदल दलदल हो जाता है, तो वहाँ पे अगर जो नमक आप पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वह जंगम संपत्ति हो जाएगी, मतलब वहाँ पे चल संपत्ति हो जाएगा। अभी आप बोलो कि जो है दलदल जो है वह जमीन से जो है जुड़ी हुई है, तो वह जो है चल संपत्ति कैसे हो जाएगा, तो वहीं पे इसका अपवाद बताया गया है, ठीक है। इस संपत्ति में अमूर्त संपत्ति जैसे व्यवहार, दावा, ऋण, डेब्ट को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको अचल संपत्ति में आ जाएंगे, अमूर्त संपत्ति में आ जाएंगे, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे अचल संपत्ति आपकी क्या होती है, वो तो हमने पिछली बार संपत्ति की बात कर ली, अब अचल क्या होती है। एक संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता उसे अचल संपत्ति कहते हैं। एक अचल संपत्ति से जुड़े स्वामित्व के अधिकार हैं, ठीक है। देखो अचल संपत्ति भी अपनी अलग अलग तरह से होगी, ठीक है। तो अचल संपत्ति का आमतौर पर अचल संपत्ति के रूप में ही माना जाता है एक आवासीय घर, जैसे आपका जो है जहाँ पे घर आप रहते हैं, या फिर एक गोदाम, एक निर्माण इकाई जैसे आपने कोई चीज निर्माण करवाया, या फिर कारखाना, ये सब जो है आपके अचल संपत्ति के उदाहरण होते हैं। जमीन से जुड़े पौधे या पेड़ अचल संपत्ति कहलाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके अपवाद होते हैं, अभी हम आपको बताते हैं अपवाद आपके क्या क्या होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें उपयोग के आधार पर चल और अचल संपत्ति में रखा गया है, ठीक है। अचल संपत्ति के मामले में वह कानूनी विधियों और कराधान के लिए उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अचल संपत्ति के संदर्भ में प्रचलित कई प्रकार की अचल संपत्तियों को चर्चा नहीं की गई है, जैसे आपकी अचल संपत्ति में क्या हो जाएगा, भूमि, पृथ्वी से जुड़ी चीजें और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले लाभ चीजों को बताया गया है अचल संपत्ति में, ठीक है। इसको भी हम ब्रीफ में आपसे डिस्कशन करेंगे। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे भूमि में देखिए, आप जो है भूमि को पृथ्वी की सतह से के एक निश्चित भाग के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है, जिसे पानी से ढका जा सकता है। सतह के ऊपर सतह का एक स्तंभ या जमीन जो जमीन के सतह के नीचे स्थित है, ये सभी वस्तुएं जो जमीन की सतह पर या उसके नीचे हैं प्राकृतिक रूप में भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। आपको भूमि की परिभाषा बताने की हमको जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ये आपको पता है कि भूमि क्या होगी। इसके अलावा वे सभी वस्तुएं जो मानव एजेंसी द्वारा रखी गई हैं या फिर जो स्थायी विलय के इरादे से सतह के नीचे हैं उन्हें अचल संपत्ति कहते हैं, जैसे दीवार, भवन, बाढ़ आदि के रूप में बताया गया। जैसे भूमि आपकी क्या हो सकती है, ठीक है, भूमि को यहाँ पे बताया गया, और भूमि से जुड़ी जो अचल संपत्ति है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, वो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं दोनों लाइनों में, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ क्या होते हैं। भौतिक भूमि से दृष्टि से छोड़कर, मतलब भौतिक भूमि मतलब कि आपकी जो ये भूमि है, ठीक है, जैसे आपकी ये ऐसी जमीन होती है, ठीक है, तो इससे जो आपका जो है इस दृष्टि से छोड़कर आपके जो लाभ हैं वो क्या है, भूमि से होने वाले प्रत्येक लाभ को अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है, ठीक है। मतलब भूमि से यहाँ पे जमीन से आपके जो भी लाभ निकलेंगे वो अचल संपत्ति में माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, अपवाद हम आपको बताते हैं क्या होगा, ठीक है। पंजीकरण अधिनियम में अचल संपत्ति वंशानुगत भत्ते, मत्स्य पालन और घाट के लाभ में भी शामिल है। मतलब आपको पंजीकरण अधिनियम में जो है अचल संपत्ति आपको जो है ये मत्स्य पालन वगैरह ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, इसी प्रकार अचल संपत्ति से लाभ के साथ साथ किराया लेने का अधिकार, किसी विशेष भूमि पर बाजार से दे राशि एकत्र करने का अधिकार भी अचल संपत्ति माना जाता है। जैसे आपके यहाँ मार्केट लगती होगी तो वहाँ पे नगर पालिका वाले जो है उसका अगर जो वहाँ पे किराया लेते हैं या फिर जो है अदर लोग भी उसका किराया लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी अचल संपत्ति में आएगा। मत्स्य पालन करते हैं तो आपको भी वो अचल संपत्ति में आता है, ठीक है, वो सब आपका जो है पंजीकरण अधिनियम की संपत्ति में चर्चित किया गया है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे पृथ्वी से जुड़ी आपकी चीजें क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पृथ्वी से संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 प्रमुख रूप से पृथ्वी से जुड़ी अभिव्यक्ति की परिभाषा करती है, ठीक है। धारा 3 में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 3 में आपका क्या बताया गया है कि ये चीज आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, आप याद रखना, ठीक है। अगला आपको पॉइंट कि जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, जमीन से जड़े जमीने वाली जो है चीजें, मतलब जमीन से जो है जुड़ी जो है या फिर जड़ें जो होती है ना जमीन से, जैसे जिसकी जड़ें जमीन में चली जाती हैं उससे जो जुड़ी चीजें होती हैं उनकी
बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जमीन में जड़ें चीज़ों में खड़ी लकड़ी, घास, फसलों को छोड़कर झाड़ियों और पेड़ शामिल हैं। ठीक है, झाड़ियों या पेड़ों को अचल संपत्ति या चल संपत्ति माना जाता है। यह नहीं है कि यह मामलों में परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मतलब चल क्या होगा या फिर अचल क्या होगा, पेड़ और झाड़ी में अलग अलग जो है स्थितियों में निर्भर करता है कि अचल क्या होगा, चल क्या होगा। ठीक है, यदि इरादा यह है कि पेड़ की जो है अपने लाभों के साथ, फलों के साथ जो है किसी और पोषक तत्व या जीविका का लाभ मिलता है, तो ऐसे पेड़ को अचल संपत्ति माना जाता है। मतलब जिससे एक पेड़ है, इससे आपके कई लाभ अगर जो निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको अचल संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, लेकिन अगर इमारत या किसी औद्योगिक उद्देश्य के लिए लकड़ी का उपयोग करते ही उन्हें बाहर करने का इरादा है, तो वे लकड़ी होंगी और उन्हें चल संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, अगला आपको पॉइंट यहाँ पे, चीज़ें जो पृथ्वी से अंतर्निहित हैं, जैसे जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, जो चीज़ें पृथ्वी में अंतर्निहित हैं उनमें भवन, घर आदि चीज़ें भी शामिल, जैसे उसकी नींव वगैरह डाली जाती है ना, तो ज़मीन खोद के उसको डाली जाती है। हालांकि जहाज़ रखने के लिए ज़मीन में एक एम्बेडेड लंगर जैसी कुछ चीज़ों को अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऐसे चीज़ें हैं या नहीं। ठीक है, चल या फिर चल संपत्ति जो है हर एक चीज़ पे, मामले पे निर्भर करता है। ये आपको यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना होगा। जो चीज़ें इस तरह से जुड़ी होती हैं, जैसे खिड़कियाँ और दरवाजे, जैसे ज़मीन से जुड़ी चीज़ों को स्थायी लाभकारी भोग भी स्थायी और अचल संपत्ति है, जबकि विंडो आपके या फिर बिजली के पंखे या फिर जो है ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी जो है चल संपत्ति में गिनी जाती हैं। ठीक है, और इमारतों या मिट्टी से जो है जुड़े हुई चट्टानें जो आपकी होती हैं, बढ़ती घास, आपकी फसलें, खड़ी लकड़ी, ये सब चल जो है संपत्ति में आती हैं। अगर ज़मीन बेची जाती है तो खड़ी लकड़ी जो है और बढ़ती फसलों को खरीद के लिए पारित किया जा सकता है। ठीक है, ये आप चीज़ें हो गई। अभी हम आपको बताते हैं कि आपकी जो है अचल संपत्ति और चल संपत्ति में कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे। जैसे आपका जैसे एक कोई पेड़ लगा है, ठीक है, तो इससे अगर जो एक लाभ निकल रहा है, जैसे कोई पर्टिकुलर लाभ है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ मान लो कि आपकी ये घास है, तो घास है मान लो यहाँ पे, इससे क्या होता है, ये केवल चारागाह के लिए काम आती है, बेसिकली या चारागाह के लिए काम आती है। ठीक है, जानवरों के खाने के लिए, तो इसको चल संपत्ति माना गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ है, आपको इसको जो है बेसिकली क्या, इसको फर्नीचर के लिए मान लीजिए आपने यूज किया फर्नीचर के लिए, तो आपका ये चल संपत्ति आ जाएगा। लेकिन अगर जो एक पेड़ है आपका और इसको आपने कई लाभों में जो है कई लाभ लेते हैं, जैसे इसके फल लेने हैं, आपको इसको फर्नीचर बनवाना है, आपका इसका छाया लेना है, आपका इससे और भी काम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अचल संपत्ति में आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, चल संपत्ति और अचल संपत्ति के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे आपका खड़ा काष्ठ, जिनका उद्देश्य फल प्राप्ति नहीं होता है, जिन्हें काटने के बाद उपयोग किया जा सकता है, उसे खड़ा काष्ठ कहते हैं। ठीक है, और उगती फसलें, आपकी घास, वृक्षों के फल, फूल, रस, पूजा करने का अधिकार, रॉयल्टी, कॉपीराइट, ये सब आपका जो है चल संपत्ति में आता है। कॉपीराइट आप बेच भी सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट ये होता है कि आप बेच सकते हैं, रॉयल्टी भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, उदाहरण अचल संपत्ति के क्या होते हैं, भूमि से होने वाले फायदे, घर, कारखाना, विनिर्माण संयंत्र, गोदाम, वंशानुगत भत्ते, आपके जो है भूमि, सुखाधिकार, भूबद्ध वस्तुएं, विमोचन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, वंशानुगत पद आपका, जागीर से आय, ये सब आपकी जो है अचल संपत्ति में आती हैं। ठीक, यहीं पर आपका जो है एक वाद हुआ था, वह सुकरी कुर्देस्या बनाम जो है कुड़ा कुल का हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस वाद में जस्टिस आपके जो होलवे थे, इन्होंने बोला कि चल व अचल संपत्ति का अंतर बताते हुए कहा उन्होंने, स्थान परिवर्तन व गति क्षमता। ठीक है, स्थान परिवर्तन व गति क्षमता का जो है मापदंड यहाँ पे चल और अचल संपत्ति में इन्होंने बताया था, और बोला कि चल संपत्ति उसे कहते हैं जो अपने स्थान का बदलाव स्वीकार कर सके। ठीक है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया सकते, परंतु हटाया जाने और इसके गुण व स्थिति जो है इसके विपरीत असर ना हो। मतलब जैसे कोई भी चीज़ आपकी वस्तु है,
इसको यहाँ से अगर जो यहाँ पे ले जाते हैं तो वो वस्तु उसी तरह से यहाँ पे आ जाए, लेकिन इसका जो है स्थान तो जरूर परिवर्तन हो, इसका प्लेस जरूर परिवर्तन हो, लेकिन इसका जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो इसको जो है चल संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, इसका जो है कोई असर या फिर स्थिति में जो है विपरीत असर ना आए तो उसको जो है चल संपत्ति माना जाएगा। अचल संपत्ति पे यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो है अचल संपत्ति में इन्होंने बोला कि जो चलायमान ना हो और जो चल ना सके या चलाई ना जा सके या हटाई ना जा सके, ठीक है, उससे जो है अचल संपत्ति हो जाएगा। चलायमानता किसी वस्तु की उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा जो है उसकी जो है स्थिति या फिर स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इससे उसकी जो कीमत व उपयोग में वृद्धि की कमी होती है। ठीक है, अचल संपत्ति जो है आपकी अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति को कहा जाता है जिसमें आपका जो परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। स्थान परिवर्तन की क्षमता उसी वस्तु में निहित मानी जाती है जिसको एक स्थान पर हटा देने पर भी उनकी कीमत और उसके गुण में कमी आपकी जो है नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे हुआ अचल संपत्ति को जो है मूल स्थान से हटा देने पर जो है उसकी वास्तविकता स्थिति बदल जाती है। ठीक है, और उसका प्रयोग बदल जाएगा, उसकी औकात बदल जाएगी। मतलब जो है आपका अचल संपत्ति हो जाएगा जिसका आप यूज करेंगे, उसका जो प्रयोग, उसकी औकात, ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को हटाया अचल संपत्ति को अपने स्थान से, तो उसके ये सब चीज़ें में परिवर्तन आ जाता है। हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कुछ संपत्तियां जो है प्रत्येक दशा में संभवतः अचल ही रहती हैं। ठीक है, जैसे भूमि तथा कुछ संपत्तियां उन समय जो है अचल संपत्ति मानी जाती है जब तक कि उनकी स्थिति में बदलाव ना लाया जाए। जैसे वृक्ष, मतलब वृक्ष क्या होगा, जब तक वह वृक्ष लगा है तब तक उसको अचल संपत्ति माना जाता है, लेकिन अगर जो उस पेड़ को काट दिया जाता है उसके बाद जो है क्या होता है, वह जो है अचल संपत्ति में नहीं आती। तब तक वह संपत्ति अचल मानी जाएगी जब तक उन्हें भूमि से काट ना दिया जाए। काट देने के बाद उसको चल संपत्ति मान लिया जाता है। हर एक चीज जो है चल संपत्ति अचल संपत्ति कंडीशन पर बेस होती है। कुछ संपत्तियां परिस्थिति के अनुसार जो है अचल व चल मानी जाती हैं। कुछ संपत्तियां विधिक अर्थों में चल संपत्ति होती हैं, हालांकि सामान्य अर्थों में अचल संपत्ति होती हैं। कभी एक संपत्ति एक अधिनियम में चल मानी जाती है, कभी जो है दूसरे अधिनियम में अचल मानी जाती है। अतः संपत्ति चल है या अचल, इसका जो है बात कई बातों पर निर्भर करता है। अभी आपको हमने बताया था वाटर वाला एग्जाम्पल कि जो है उसका एक समान मतलब जो है एक रूप होना चाहिए, तो उसी तरह से बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। आप एक बात पे जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि यह जो है चल संपत्ति है या फिर अचल संपत्ति है। सुक्री कुरडेप्पा के में जो वाद में परिभाषित किया गया कि संपत्ति के आपके भौतिक जो है स्वरूप से संबंधित है, परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कानून किसे चल संपत्ति मानेगा किसे अचल मानेगा। या जो है सुक्री कुरडेप्पा के केस में हुआ था। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ आपका अधिनियम क्या होता है। ठीक है, इसको आप सबसे पहले देखिए, इसको धारा 5 में परिभाषित किया गया। यहाँ पे आपका एमसीक्यू पॉइंट, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि भैया संपत्ति अंतरण अधिनियम को किस धारा में लिया गया है। ठीक है, तो धारा 5 आपके हो गए। संपत्ति जो 1882 का एक्ट संपत्ति विधि को अनुमित करने का कोई पहला प्रयास नहीं था। मतलब आप लोग जानते हैं ना संपत्ति अंतरण अधिनियम आपका कब आया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं 1882 में आया, लेकिन 1882 में आना तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि जो है 1882 से ही जो है इसका पहला जो है नींव रखी गई या पहला ही प्रयास किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस अधिनियम के बनने के पूर्व संपत्ति विधि जो है उनके प्रांतीय व केंद्रीय व्यवस्थाओं को बिखरी पड़ी हुई थी। मतलब ऐसे नहीं चीज़ें थी कि 1882 से पहले जो चीज़ें थी, लेकिन जो है एक जो है अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, 1882 में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को एक चीज़ों में पिरो दिया गया। ठीक है, तो वह जो है अंतरण अधिनियम बन गया। ये चीज़ें हुई 1882 में, उन सभी चीज़ों को समेकित करके संशोधित करते एक्ट बनाया गया। ठीक है, इसमें 4 इंस्टीट्यूट होते हैं, अब सभी निरस्त हैं। 8 गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। संपत्ति की जो है दूसरी विशेषता यह है केवल जीवित व्यक्तियों के द्वारा किए गए जाने वाले संपत्ति अंतरणों में ही यह लागू होता है, जैसे क्रय विक्रय दान विनिमय पट्टा और बंधक।
ये 5 चीजें ऐसी होती जिसमें ही संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होता, बाकी किसी में लागू नहीं होता, जैसे क्रय, विक्रय, दान, विनिमय, पट्टा और बंधक, ये सब चीजें होती हैं, इसमें ही संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होता है, बाकी किसी चीजों में लागू नहीं होता है। कानून द्वारा अंतरण जैसे सरकारी नीलामी, आपका भूदान, सरकारी अनुदान अधिनियम 1882 के दायरे के बाहर है, ये जो है 1882 में नहीं आते। 1882 दायरे का मतलब संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं आते हैं, ठीक है। अचल संपत्ति के उपरोक्त 5 अंतरण ही 1882 के अंतर्गत आते हैं, जैसे चल संपत्ति के अंतरण में माल विक्रय अधिनियम 1930 या फिर अक्रय अधिनियम लागू होता है। जैसे चल संपत्ति का जो अंतरण होता है उसमें वहां पे क्या लागू हो जाएगा, आपका माल विक्रय अधिनियम लागू हो जाता है। अधिनियम के कुछ सिद्धांत जो है धारा 5 से 37 जो है चल व अचल संपत्ति दोनों में ही लागू होंगे। धारा 5 से 37 आपका जो है कुछ सिद्धांत होते हैं जो चल और अचल संपत्ति दोनों में लागू होते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे चल संपत्ति जो है अचल संपत्ति की परिभाषाएं हैं कि चल अचल संपत्ति नहीं है लेकिन चल संपत्ति नहीं है, ये सब चीजें परिभाषा दी गई हैं अधिनियम में है, परंतु अचल संपत्ति क्या है या नहीं बताया गया है कहीं पे, ठीक है। अचल संपत्ति की कहीं पर परिभाषा नहीं दी गई है कि ये अचल संपत्ति होगी, यहाँ तक कि संपत्ति की ही परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है, वो संपत्ति क्या होगा, ठीक है। 1882 अधिनियम निषेधी नहीं है, ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, निषेधी मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। संविधान अधिनियम एवं पंजीकरण अधिनियम 1882 के अधिनियम की पूरक व्यवस्थाओं के रूप में पढ़े जाते हैं, ठीक है। चीजें आपकी हो गई। 1882 के अधिनियम को अनूठी व्यवस्था कहा गया है, ठीक है। धारा 537 आपकी जो है या फिर अध्याय 6 से 8 जो है आपके कह सकते हैं वह चल और अचल दोनों संपत्तियों से संबंधित है। धारा अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, धारा जो है 5 से 37 आपका किससे संबंधित है, तो आप वहां पे बता सकते हैं। धारा 38 में से 53A जो है आपका अध्याय 3 से 5 केवल अचल संपत्ति से संबंधित है, यहाँ पे आपका भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। अगला आपको क्वेश्चन 8वीं बात यह है कि 1882 के जो अधिनियम में चल व अचल संपत्ति को विभाजन को माना गया है, ठीक है। और अगली आपका पॉइंट मुख्यतः अचल संपत्ति के अंतरण ही अधिनियम के दायरे में शामिल रखे गए हैं और इसमें भी केवल आपके विक्रय, दान, विनिमय, पट्टा, आपका जो है बंधक को शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ चीजें आपकी ये चीजें होती हैं, इसको मुख्यतः अचल संपत्ति में माना गया, किसको, विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा को अचल संपत्ति में माना गया है, जो मतलब इनका जो है आपका जो है अधिनियम के दायरे में माना गया है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे चल संपत्ति आपका जो है जमीन, जर आपका जो है चल संपत्ति है या फिर जो है जर किसे कहते हैं, जैसे आपका कोई जमीन हुआ, ये सब चीजें होती ना। संपत्ति चल या अचल हो सकती है, ठीक है, आपकी जमीन चल या अचल हो सकती है। प्रत्येक मानव के जीवन में संपत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। संपत्ति के बिना सामान्य मानव जीवन की कल्पना असंभव है। भारतीय संविधान, माल विक्रय अधिनियम, सार्वजनिक एवं ये हर चीजें जो है संपत्ति के बारे में अपना बताती है। पूरे अधिनियम में 137 धारा है, मतलब चल संपत्ति अधिनियम में मतलब आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, तो आपकी वहां पे 137 धाराएं हैं जिन्हें 8 अध्यायों में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसमें कितनी धाराएं हैं, तो कितनी है 137, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो भागों में विभक्त तो 8 भागों में, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे हो गई। धारा 5 से 37 तक ऐसे सिद्धांतों से संबंधित है जो चल व अचल संपत्ति दोनों हैं। धारा जो है 38 से 53A तक जो है केवल अचल संपत्ति को लागू किया गया। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेंगे, 38 से 53A और यहाँ पे जो है 5 से 37, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगला आपका क्वेश्चन, सामान्य सिद्धांतों के इन 2 वर्गों के अतिरिक्त जो है आपका धारा 54 से 57 आपका जो है विक्रय धारा बताया गया है, ठीक है। और आपकी जो है विनिमय जो है धारा 118 से 121, दान आपका 122 से 129, बंधक आपका जो 58 से 104 और पट्टा आपको 105 से 117 तक जो है परिभाषित किया गया है।
ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, जिन भागों में संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं है वहां भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में प्रतिपादित सिद्धांत न्याय साम्य और सद्विवेक के आधार पर लागू होते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है पंजाब व हरियाणा में लागू नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि क्या है, पंजाब व हरियाणा में लागू नहीं है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम आपका जो है कहाँ लागू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा धारा 54 से 107 व 123 लागू है, लेकिन धारा 54 और 1 से 107 धारा 123 ये मतलब ये धाराएं यहाँ पे लागू हैं, लेकिन पूरा अधिनियम लागू नहीं है। यह कब से लागू है, या जो है 1 अप्रैल 1955 से लागू है। बम्बई में कुछ जिलों को छोड़कर एक मतलब जो है आपका 1 जनवरी 1893 से ये चीज़ें लागू की गई थी। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, गोवा दमन द्वीप में जो है 1963 से ये लागू है ये जो है धाराएं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो है 1954 व 1970 में 1954 में लागू किया गया व 1970 में आपका संशोधन किया गया है। ठीक है, पांडुचेरी में आपका 1968, मणिपुर में आपका 1956, दादर नागर हवेली में जो है 1 जुलाई 1965 और सिक्किम में ये सब चीज़ें यहाँ पे लागू हैं। आप जो तारीख वाले क्वेश्चन हैं, जैसे आपकी डेट वाले तो क्वेश्चन हैं, आपने जो है इस इंटरनेशनल पब्लिक लॉ में देखा ही होगा कि भैया कितना अच्छा पेपर आपका आया था, कि कितना सारे डेट वाले क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो आप डेट वाले क्वेश्चन ना सही, लेकिन ईयर आपको याद रखना होगा, क्योंकि पेपर कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे आपके जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं तो यह इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, रेशनलियस जो है का क्या अर्थ होता है, जिनका मतलब यहाँ ऑप्शन है, जिनका कोई मालिक ना हो, जो किसी एक की ना हो संपत्ति, जिनका कोई मालिक हो जो किसी एक की संपत्ति हो। ऑप्शन सी आपका जो व्यापार योग्य हो, और ऑप्शन डी आपका जो व्यापार योग्य ना हो। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट में फिल करने हैं, आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो व्यापार योग्य ना हो, जो व्यापार योग्य हो, जिनका कोई मालिक ना हो, या फिर जिनका कोई मालिक हो, इसको भी आपको कमेंट में करना, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया है और आपको हमने पूरा बताया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद ये करना होगा। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम कब पारित हुआ, आप लोग जानते हैं 1882 में हुआ था। ठीक है, लेकिन डेट आपको सर्च करना होगा। ठीक है, ये आप बताइए कि कब हुआ था। ठीक है, और अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया इतनी मेहनत से, तो आपको जो है आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, उसको आपको पता होना चाहिए ना, तो आप कमेंट में कीजिएगा आंसर। अगला आपको क्वेश्चन, घास उगती फसलें कैसी संपत्ति हैं, तो आपको बताया हमने चल संपत्ति है। अगला आपको क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं है, कहाँ लागू नहीं है, पंजाब व हरियाणा दोनों में लागू नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल जो है 3 क्वेश्चन करने हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यह आपका जो है क्लास फर्स्ट थी प्रॉपर्टी लॉ की। थैंक यू।